नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम भगवती चरण वर्मा के बारे में पढ़ेंगे और हरिवंश राय बच्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जीवन केंद्र, ये प्रणय कवि हैं और भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ था और इनकी जो कविताएं हैं वो सन 1917 से प्रताप में प्रकाशित होने लगी थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 14 वर्ष की आयु से ही वे काव्य सृजन करने की प्रेरणा उन्हें मिली थी और उन्होंने काव्य सृजन प्रारंभ किया था। तो इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनको हम दो रूपों में बांट सकते हैं। पहली, जिसमें इन्होंने मस्ती और फक्कड़पन वाले विचारों को अभिव्यक्ति दी, जिसमें इन्होंने कहा कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले। तो ऐसी अनुभूतियां इन्हें नवीनता के साथ ला करके खड़ा कर देती हैं। और दूसरी वे, जिसमें समाज की विषमताओं से पराजित और संघर्ष से विरत जो एकांकी व्यक्ति है उसकी अनुभूतियों को ही अभिव्यक्ति प्रदान की है इन्होंने। तो इस प्रकार की रचनाओं में जो बेबसी है वो प्रमुख रूप से दिखाई देती है और स्पष्ट ही जो महान काव्य की रचना में सहायक नहीं हो सकती। तो छायावादी कवियों में भी इस प्रकार के उद्गार मिलते हैं जहां कवि यथार्थ के विषम संघर्ष से विमुख होकर के उसे कहीं दूर चले जाना पड़ता है और इनकी जो तत्सम शब्दों की प्रधानता और सूक्ष्मता है उनके दर्शन कहीं नहीं होते हैं और खड़ी बोली कविता के नए मोड़ लाने का प्रयास इन्होंने किया। उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन। तो इनका जन्म 1907 को हुआ था और इनका जो आरंभिक जीवन है वो कष्टों में, अभाव में बीता था। एमए तक की शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से प्राप्त की। उसके बाद वो पीएचडी करने के लिए लंदन चले गए। तो उनकी जो पहली पत्नी थी उसकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने तेजी देवी से विवाह किया और लंदन से वापस आकर के विदेश मंत्रालय में सेवा देने लगे और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की हिंदी की सभाओं, गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में ये बराबर हिस्सा लेते रहते थे और जहाँ मधुशाला सुनाए बिना वो वहाँ से छुट्टी नहीं लेते थे। तो सेवा मुक्त होकर के उन्होंने अपने पुत्र के साथ मुंबई में रह करके वहीं इनकी मृत्यु 2003 में हुई। तो असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी कविता पूर्ण रूप से जीवन से मुंह नहीं मोड़ पाई और जहां ये मधुशाला में पूरी तरह से उन्होंने दिखाया है कि मधुशाला धार्मिक सांप्रदायिक अंतराल का निवारण करके जो उसकी अनुभूति इन्होंने कर्महीन के रूप में नहीं दी और इन्होंने एकता की स्थापना की। जैसे इन्होंने लिखा कि भेद कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो इनका जो कृतित्व है उसमें सबसे प्रमुख मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश को लिया जा सकता है। तो इनके जो काव्य संग्रह हैं उसमें उमर खयाम की जो रुबाइयां हैं उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। लेकिन जो मधुशाला है उसमें डूबा हुआ कवि सामाजिक विषमता से अनजान नहीं है। उसमें एक और तो सामाजिक संवेदना है तो दूसरी ओर जीवन की विडंबनाओं को मुखर करने का इन्होंने सफल प्रयास किया है। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि कवि वास्तविकता को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाया और जीवन की विषमताओं को सामान्य अनुभूति के स्तर पर उन्होंने चित्रण करने का सफल प्रयास किया। भाषा की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन का योगदान महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि उनके काव्य में सीधी और स्पष्ट अभिव्यक्ति का चित्रण हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरलता और स्पष्टता का जो रूप भगवती चरण वर्मा की भाषा का है उसी का विकसित रूप हम बच्चन की भाषा का कह सकते हैं। प्रणयी कवियों में अगले हैं नरेंद्र नाथ शर्मा। इनका जन्म 1913 में हुआ था और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें प्रभात फेरी, प्रवासी गीत और पलाशवन प्रमुख हैं। इनको प्रेम और मस्ती ने प्रभावित किया लेकिन संयम और निष्ठा ने उन्हें प्रणय के
उच्छ्वास में लड़खड़ाने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन में दृढ़ता और सक्रियता से भाग लिया और वह प्रणय को सहज होकर के उन्होंने व्यक्त किया। तो इनके कविता संकलन जो है वो भाव प्रधान है, जिनमें प्रणय के संयोग और वियोग दोनों प्रसंगों का उन्होंने उसमें चित्रांकन किया है। तो इस काव्य धारा में अन्य कवि भी हैं, जैसे गोपाल सिंह नेपाली, इनका जन्म 1902 में हुआ, और हृदय नारायण हृदयेश, हरिकृष्ण प्रेमी और रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो ये इनके काव्यों में प्रणय और यौवन की मधुर अनुभूतियों के अनेक सरस और मोहक चित्र मिलते हैं, और कवि सम्मेलनों में ये माहौल बना देते थे। बाद में चलचित्रों के लिए गीत लिखने लगे, और इनके गीत भाषा और भावभूमि की सरलता के कारण सामान्य जनता को विभोर कर देने में समर्थ हुए। इनकी कविताओं में प्रणय के अलावा करुणा की अभिव्यक्ति भी मिलती है। तो हरिकृष्ण प्रेमी की कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रणय की तीव्रता भी दृष्टिगोचर होती है। तो हृदयेश की जो रचनाएं हैं उसमें विविधता के दर्शन होते हैं, और भाषा शैली की सरलता के साथ उसे प्रस्तुत किया गया है। और जो रामेश्वर शुक्ल अंचल है, इनकी कविताओं में प्रणय की आवेशमयी अभिव्यक्ति मिलती है। उसके बाद जो चतुर्थ वर्ग है उसमें हास्य व्यंग्य के जो कवि हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि छायावाद में जो पर्याप्त मात्रा में हास्य व्यंग्यात्मक काव्य का सृजन हुआ था, उसमें मनोरंजन के संवादक ईश्वरी प्रसाद इस युग के प्रमुख व्यंग्यकार हैं। तत्कालीन जो हास्य रस की कविताएं हैं उसमें से प्रमुख हैं मतवाला, गोलमाल, भूत, मौजी और मनोरंजन। ये पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम ईश्वरी प्रसाद शर्मा के बारे में या उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों थी, और इनका जो कृतित्व है उसमें प्रमुख रूप से है चना चबेना। उस युग के साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक दोषों का इन्होंने अन्वेषण किया और उनकी रचना के लिए अपनी पसंद की शैली का इन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद है हरिशंकर प्रेमी। हरिशंकर शर्मा इस धारा के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। इनकी कोई कविता का संकलन तो प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन पिंजरा पोल, और चिड़ियाघर, इनकी जो गद्य रचनाएं हैं उसमें कुछ हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं और पैरोडियों को शामिल किया गया है। सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में जो पाखंड फैला हुआ है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उन पर इन्होंने व्यंग्य किया है। उसके बाद है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। तो ये छायावादी युग के व्यंग्यकारों में इनका एक अलग स्थान है। व्यंग्य कविताओं और पैरोडियों में नवीनता लाने और निडरता के लिए ये प्रसिद्ध कहे जाते हैं, और वर्तमान काल में भी उनका प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद है कृष्ण प्रसाद गौड़, इनको बेढब बनारसी भी कहा जाता है। तो छायावादी युग में ही नहीं बल्कि उनके बाद की जो तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आचार व्यवहार से संबंधित जो बुराइयां हैं उस पर इन्होंने व्यंग्य किया है। तो उस समय व्यंग्य विनोद की जो धारा प्रभावित थी वह अपनी व्यावहारिक भाषा शैली के कारण और भी अधिक महत्वपूर्ण थी। हास्यपुट उसको बनाने के लिए, हास्य का पुट देने के लिए अपनी रचना में इन्होंने अंग्रेजी और उर्दू की शब्दावली का बेधड़क प्रयोग किया, और उपमा और वक्रोक्ति अलंकारों के माध्यम से इन्होंने व्यंग्य को
प्रखर बनाने में महारत हासिल की। उसके बाद है, और इनकी जो हास्य व्यंग्य रचना है उनमें अन्य जो कवि हैं अन्नपूर्णानंद गौड़, इनको महाकवि चचा कहा जाता है। तो अन्नपूर्णानंद ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के जो अनुकरण करते हैं और समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों की दास्ता और मानवीय स्वार्थ, इन विषयों पर उन्होंने व्यंग्य किया और अपना काव्य रचना का या गद्य रचना का विषय बनाया। तो उच्च कोटि के व्यंग्य काव्यों की इन्होंने रचनाएं की थी। उसके बाद है कांतानाथ पांडे, इन्हें चौंच भी कहा जाता है। इनका जो कृतित्व है उसमें एक चौंच चालीसा, पानी पांडे और महाकवि सांड, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। तो पानी पांडे और महाकवि सांड में इनकी कुछ हास्य रसात्मक कहानियों को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक कुरीतियों को लक्ष्य करके इन्होंने शिक्षाप्रद व्यंग्य लिखना और उसकी एक नवीन पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया। बेडब बनारसी की तरह अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के द्वारा हास्य की सृष्टि करने में इनको उनके जैसी सफलता नहीं मिली। उसके बाद है शिवरत्न शुक्ल। तो इनका जो कृतित्व है उसमें प्रमुख है परिहास प्रमोद। शिवरतन शुक्ल की विनोदपूर्ण रचनाएं भी इनका जो कहने का तरीका है वो सबका मन मोह लेती है। छायावाद में इनकी रचनाएं इनके उपनाम बलई नाम से प्रकाशित होती थी। तो समाज में फैले हुए अभिशापों पर इन्होंने व्यंग करने के साथ साथ जो राजनीतिज्ञ पथभ्रष्ट हो गए हैं उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा और उन पर भी करारा प्रहार किया। उसके बाद है हरियोद, जिनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोद इनका उपनाम है। तो उनकी रचनाओं में प्रमुख है चौखे चौपदे और चुभदे चौपदे। उसके बाद चतुर्भुज, जिनका उपनाम है चतुरेश, और इनकी प्रमुख रचना है हंसी का फंवारा। उसके बाद है ज्वालाराम नागर, जिनका उपनाम है विलक्षण, और इनका जो कृतित्व है उसमें छाया पद प्रमुख हैं। इसके अलावा स्फुट व्यंग्य कविता लिखने वालों में जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, मोहनलाल गुप्त और श्रीनाथ सिंह, इनके नाम प्रमुख हैं। तो छायावादी युग में समाज, धर्म, राजनीति आदि अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित ऐसी अनेक हास्य परिहासात्मक रचनाएं लिखी गई जिनमें हास्य की मुखरता और व्यंग्य की तीव्रता को देखा जा सकता है। तो इन हास्य व्यंग्यों में छायावादी प्रवृत्तियां और विशेषताएं नहीं मिलती, क्योंकि विषय की सामान्य सहजता के कारण ये जो रचनाएं हैं वो शैली और विचार संरचना आदि की दृष्टि से सामान्य ही स्वीकार की गई है। एक बार हम फिर से हरिवंश राय बच्चन और उनके बाद के जो रचनाकार हैं उनका परिचय देखेंगे थोड़ा विस्तार से। तो हरिवंश राय बच्चन का नाम जो है इस धारा में सबसे पहले लिया जाता है और इस धारा की समस्त संभावनाएं और जो सीमाएं हैं उसमें हरिवंश राय बच्चन पूंजीभूत हैं और आत्मा अनुभूति के ये कवि हैं और इसीलिए इनकी जिन कृतियों में आत्मा अनुभूति की सघनता है वे अपने प्रभाव में मर्मस्पर्शी है, और जिन कृतियों में आत्मा अनुभूति के साथ साथ अवधारणाओं का संयोग होता चला गया उनसे प्रभाव की अन्विति टूट गई। तो ऐसा लगता है कि कवि अपनी बात कहने के बाद उसे जनरलाइज्ड करने लगता है। तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और मिलन यामिनी, इन रचनाओं के जो गीत हैं इस दृष्टिकोण से जहां गीति काव्य की उपलब्धियां हैं वहां अवधारणाएं अनुभूतियों के रंग में भीग गई है। तो कवि ने स्वानुभूति जन्य जो सुख दुख है और सौंदर्य प्रेम है उनके गीत सहज रूप से गाए हैं
लेकिन उनका जो स्वर है यहीं तक सीमित नहीं है, वह सामाजिक विसंगतियों के भी चित्रण करने में अग्रणी है और उनके प्रति विद्रोह भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक रचना में लिखा एकांत संगीत में कि प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, युद्ध क्षेत्र में दिखला भुजबल, रहकर अविजित अविचल प्रतिफल, मनुज पराजय के स्मारक हैं मठ मस्जिद और गिरजाघर। लेकिन लगता है कि ये जो विद्रोह है या सामाजिक सत्य चित्रण है बच्चन के स्वभाव में नहीं अटते हैं, इसलिए जिस सामाजिक जीवन और बौद्धिक यथार्थवाद को उन्होंने अपने रचनाओं में चित्रित किया और गीति काव्य को नई गरिमा प्रदान की, वहां कहीं कहीं भाषा के सपाटपन, शब्द और बिंबों के अपव्यय के कारण वो प्रभावहीन सिद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चन के काव्य सौंदर्य का जो धरातल है बहुत विषम है, कहीं काफी ऊंचा, कहीं नीचा या सपाट। तो अपनी धारा के अन्य जो कवि हैं उनसे बच्चन इस बात में अलग है कि जहां और लोगों ने बाद में अपने को दोहराया, वहां बच्चन ने निर्मल भाव से अपनी जानी पहचानी दुनिया को छोड़ करके यथार्थ की नई दुनिया में प्रवेश किया और उसी के अनुकूल भाषा की तलाश की। उसके बाद जो नरेंद्र शर्मा है, उनके गीतों की अपनी एक विशिष्टता है, उनमें बड़ी चित्रात्मकता और आत्मीयता है। उनके गीतों का सुख दुख सीधे सीधे प्रेम पात्र को निवेदित है और बीच में न कोई अवधारणा आती है न किसी प्रकार का छल कपट आता है। तो इन गीतों का एक परिवेश होता है और वह परिवेश कवि का ही नहीं हमारा भी निकट परिचित होता है और वह कवि के अनुभवों को जीवंत करता है। प्रकृति का बहुत सुपरिचित परिवेश जो है नरेंद्र शर्मा को घेरे रहता है और इनकी जो प्राकृतिक सौंदर्य, मानव सौंदर्य और उनसे उत्पन्न जो विरह मिलन की अनुभूतियां हैं उनको हम इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं कि फिर रात और दिन आते, फिर होता सांझ सवेरा, मैंने भी चाहा फिर आए बिछुड़ा जीवन साथी मेरा, कच्चे धागे सा सुख सपना टूट गया सो टूट गया। तो ये इनकी जो पलासवन रचना है उसमें से लिए गए हैं। तो नरेंद्र शर्मा में भी सामाजिक यथार्थ का चित्रण और विसंगतियों के विरुद्ध विद्रोही स्वर है और यहाँ भी उन्होंने अपनी रूमानियत का परिचय दिया है। उसके बाद रामेश्वर शुक्ल अंचल, तो इनका जन्म 1 मई को 1915 में हुआ था और इन्होंने सामाजिक यथार्थ वाले काव्यों में रूमानी संवेदना को प्रधानता दी थी। और भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म 1903 में हुआ था और इन्होंने परंपरा के साथ युगबोध, व्यक्तिक सुख दुख, हर्ष विषाद और आशा निराशा, इसके साथ सामाजिक विद्रोह और निम्न वर्ग की जो पीड़ा है और अभिजात भाषा के साथ सामान्य भाषा का अस्तित्व लेकर के उनको लक्षित किया और फिर भी मस्ती, आवेश और अहम इनकी कविताओं के केंद्र में रहे। गोपाल सिंह नेपाली काफी समय तक फिल्मी दुनिया से संबंधित रहे और इनके प्रारंभिक गीत प्रकृति के मार्मिक लेकिन सीधे साधे चित्रों से संपन्न होने के कारण अन्य कवियों की कविताओं से अपने को साफ अलग कर देते हैं। तो इनके गीतों में चित्रित जो प्रेम संवेग का भी अपनी विशिष्टता हम कह सकते हैं, उनमें बड़ी सादगी और माधुर्यता है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंछी, उमंग, रागिनी, पंचम, रिमझिम और नवीन। उसके बाद है आर.सी. प्रसाद सिंह। इनमें छायावादोत्तर व्यक्तिवादी गीत कविता की सभी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है। इनकी कविता के केंद्र में है नारी, नारी के रूपाकर्षण, प्रेम और निराशा, वेदना आदि के स्वरों से निर्मित इनकी कविताएं अपनी धारा की कविताओं का रूप स्पष्ट करती हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कलापी, संचयिता, पांचजन्य, जीवन और यौवन और प्रेम गीत। उसके बाद है शंभुनाथ सिंह। इनकी काव्य यात्रा
अत्यंत विकासशील रही है और इनकी रचनाएं हैं रूप रश्मि, छायालोक, उदयांचल और देवलोक। इसमें छायावादोत्तर जो व्यक्तिवादी गीति कविता है उसका प्रभाव इन पर देखा जा सकता है और ये उसी गीति कविता के कवि रहे हैं। उनके जो बाद की कृतियां हैं उसमें नई कविता का स्वर जो है स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। व्यक्तिवादी गीति कविता धारा और उसमें आने के बावजूद जो शंभुनाथ सिंह है उनके गीतों में अपना सौंदर्य निखर आया है जो रूप विधान और प्रणय संवेदना भाषा और छंद में दिखाई देता है। तो अब तक हमने आधुनिक काल में जो छायावादी युग है उसके अंतर्गत जो 4 भागों में विभाजित है, एक जो रचनाकार पहले जीवन केंद्रित और साधक, प्रणय कवि और हास्य व्यंग्य प्रधान कवि। ठीक है, तो आज के क्लास में अब तक हमने उन सभी का, चारों वर्गों के कवियों का और रचनाकारों का हमने परिचय प्राप्त किया। ठीक है, धन्यवाद।